नमस्कार दोस्तों। तो आज 28 नवंबर, आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो देखो, एक वैसे हम लोग कॉलेजियम सिस्टम पे एक पिछले वीडियो में बात करे थे, एनजेएसी पे भी, ठीक है। तो फिर भी इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर ये एक आर्टिकल था, मोदी अर्जेस इंडियंस टू प्रायोरिटाइज देयर ड्यूटीज टू द नेशन। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाद बाकी ये सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद मार्स पे कुछ क्रेटर्स के नाम रखे गए हैं इंडियन जियो साइंटिस्ट के नाम पे, तो वो देख लेंगे। उसके बाद आईएनओ की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन इंडिया इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिनो जो होता है ना, फिजिक्स के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, फिजिक्स में जिसको पढ़ते हैं। जूनो की बात हो रही है, तो ये जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये चाइना का है, ठीक है। तो ठीक है, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बात हो रही है ना कि दोनों इंडिया एंड चाइना ने फिजिक्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स पे काम करना शुरू करा था एक साथ, ठीक है। इंडिया में रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से ये रुक गया, बट चाइना अपना कंटिन्यू रखा और चाइना अब मेजर ब्रेक थ्रूज लेके आ रहा है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल ये बात कर रहा है कि इंडिया में ना तो विल है, ठीक है, और ना ही रिसोर्सेस हैं बड़े बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, ठीक है। देयर इज नो रूम फॉर द नेशन नोशन दैट इंडिया इज नॉट रेडी फॉर अ बिग साइंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये बिहार से रिलेटेड है, इंडिया से भी रिलेटेड है। लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट, हम लोग इस पे बात करे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ डेटा दिया है और आप एग्जाम्स में देखोगे ना तो ये सब डेटा पूछ लेता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी देखते चलेंगे, सो दैट कि वी कैन कीप आवर सेल्फ अपग्रेडेड टू द डेटा, ठीक है। फिर फिर सेंटर एक बिल ले आ रही है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2020। इसके थ्रू वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है हायर एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए जितनी भी बॉडीज है, ठीक है। जैसे यूजीसी है, एनसीटीई है, एआईसीटीई है, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही प्रपोज था, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें इसकी थोड़ी लूप होल्स की बात करी गई है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग वोल्केनो के बारे में बात किए थे, हाइलीगुबी, जो इरप्ट हुआ है अभी रिसेंट में, ठीक है, इथोपिया में। तो इसमें ना बात हो रही है कि कुछ कुछ अगर कौन सा कंटेंट होता है तो नेचर ऑफ मैग्मा क्या होता है, ठीक है। या फिर विस्कोसिटी, या फिर वो ज़्यादा ब्लास्ट करेगा या फ्लो करेगा, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाद बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में, वो हम आपको दिखा देंगे। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो पहला टॉपिक है एनजेएसीएन कॉलेजियम सिस्टम, इसको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, ये हम लोग का ना वो है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स ना करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ना अपडेटेड रहना होगा वीडियो से, तो सो दैट वो एक लिंक में रहेगा। वैसे आएगा तो मैं दिखा करा दूंगा फिर से, लेकिन हाँ, बहुत सारा टॉपिक ना वो में बना रहता है लिस्ट में, ठीक है। जैसे देखो, ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, करे ही हैं। हाँ, और सब भी है जिसको हम लोग देखो, ये पीएलएफएस हम लोग करे थे, ठीक है, अक्टूबर 2020 वाला, 2025 वाला। तो बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी इधर कवर कर लिए हैं, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह। तो एक सेकेंड, और देखो, ये कॉलेजियम सिस्टम ये हम लोग करे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, फिर एनजेएसी केस, ठीक है। ये हम लोग किस दिन करे हैं, तो 23 एंड 24 नवंबर वाले वीडियोस में करे हैं, ठीक है, रिसेंट में ही। तो ये सब आर्टिकल है जो कि बना रहता है।
तो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम लोग इसको निपटा देते हैं। देखो कॉलेजियन सिस्टम कैसे आया, 3 जजेज केसेस 81, 93 और 98, ठीक है। 93 वाला जो केस था, सेकंड जज केस, वो जुडिशियल प्राइमेसी को अपॉइंटमेंट्स में एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि सेकंड जज केस में कॉलेजियन सिस्टम आ गया, और 1998 वाले केस में, थर्ड जज केस में, कॉलेजियम कंपोजिशन को ये क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वही होता है, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, ठीक है। फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। एनजेएसी जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर आया था। इसका कंपोजिशन तो था, एक सीजेआई होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, 2 सीनियर जजेज होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 इमिनेंट पर्सन्स होंगे, ठीक है। जिसको सिलेक्ट करेंगे पीएम, सीजेआई एंड एलओपी मिलके, मतलब इनका एक ग्रुप बनेगा और ये लोग मिलके ये 2 इमिनेंट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। वैसे ये एनजेएसी बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था जुडिशरी अपॉइंटमेंट में, लेकिन इसको कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, नल एंड वॉइड, कि ये जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब जो सूर्यकांत चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म को प्रमोट करता है जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो इसलिए एनजेसी पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज हाईलाइटेड वंस अगेन। तो ठीक है, हाँ, 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, या फिर आप कह सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 124 ए, बी एंड सी ये इंसर्ट करा था एनजेएसी, ठीक है, जो कि अब इन ऑपरेटिव है, लेकिन मे बी इस पे काम होए फिर से। कॉलेजियम कंटिन्यू करेगा एंड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर डिटेल्स को गवर्न करता है, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं हम लोग। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में रेकमेंड करी थी, ठीक है। आपको याद होगा कि 1975 में इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने ही ये कमेटी बनाया था, क्योंकि उस समय लोग ना फंडामेंटल राइट के नाम पे बहुत केस कर रहे थे, ठीक है। तो सी वांटेड कि कुछ ड्यूटीज भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा गया था, ठीक है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ये आता है, ठीक है। ओरिजिनली 10 ड्यूटी थे, 11 जो ड्यूटी था वो 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम लोग लिस्ट ऑफ ड्यूटीज देख लेते हैं। तो देखो ये जो है 1 2 3 मैंने लिख दिया है, सो दैट कि वो 11 ड्यूटी वैसे पता रहे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका लिस्टिंग जो है 51A सब क्लॉज ए ऐसे करके है, बी, और ये कहाँ तक जाएगा, के तक, ठीक है। तो आप उसको दिमाग में ऐड कर सकते हो। तो पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, फॉलो नोबल आइडियाज ऑफ नेशनल स्ट्रगल। दूसरा है, तीसरा है प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। पांचवा है प्रमोट हार्मोनी, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। छठा है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। सातवां है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, शो कंपैशन टू लिविंग क्रिएचर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 48A से ना थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात करी गई है, ठीक है। यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट की है, ठीक है। 8 में है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 9 में है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, रिजेक्ट वायलेंस। 10 में है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। 11 में है प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। और ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 से, ठीक है। फिर अब हम लोग देखें कि मार्स पे कुछ कुछ इंडियन जियोलॉजिस्ट के नाम से उस पे नेमिंग किया जा रहा है, तो वो देख लेते हैं कि कितने हैं अभी, थोड़ा बहुत, ठीक है। एक डिटेल थोड़ा सा, तो विक्रम साराभाई के नाम से है क्रेटर साराभाई। ये याद रखिएगा ये लूनर पर है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ मार्स ऑप्शन में देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है चांद पे है साराभाई, ठीक है, मार्स पे नहीं है। आर्यभट्टा जो ये क्रेटर है आर्यभट्टा, वो मार्स पे है। कल्पना चावला नाम है चावला, मार्स पे ही है। एस चंद्रशेखरन के नाम पे है चंद्रशेखर, वो मार्स पे है। 2024 में अभी रिसेंट में नेमिंग हुआ है कि कृष्णन एंड कृष्णन पलाउज, ठीक है।
ये प्रोफेसर कृष्णन इंडियन जियो साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे हुआ है, ठीक है। फिर एक थारसिस मोंटिस रीजन है, ठीक है, इस पे बहुत सारा इंडियन साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। एक ये भी याद रखिएगा कि उदयगिरी वैलीज है, ये भी मार्स पे ही नाम है, और ये इंडिया के उदयगिरी हिल्स पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब देखो बेसिक पार्टिकल हैं कुछ कुछ फिजिक्स के, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्वार्क्स, ठीक है, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब देखेंगे। तो क्वार्क्स क्या होता है? ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये 6 टाइप का होता है, अप, डाउन, चार्म, स्टेंज, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। और ये सब मिल के ही ये बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। फिर न्यूट्रिनो आता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एक्सट्रीमली लो मास होता है एंड इंटरेक्ट्स विया ओनली वीक फोर्स, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की मतलब वो चल रही है, क्योंकि ये मास से इंटरेक्ट करता ही नहीं है, तो ये बेसिकली सस्पेंडेड रहता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है, इससे एनर्जी के डोमेन्स को हम लोग पढ़ सकते हैं बढ़िया से। फिर इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल लेप्टॉन होता है ये, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है, इस पे -1, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बन के मिल के बना हुआ, लेप्टॉन का मिल के बना होता है। अब कहोगे लेप्टॉन क्या है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस पे चार्ज वही नेगेटिव रहता है। प्रोटॉन जो है ये कंपोजिट पार्टिकल ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क का मिलकर बना होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है कंपोजिट पार्टिकल होता है 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स का, ठीक है। क्वार्क्स हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। अब कहोगे वैसे भी कि ये क्या है, वो कुछ नहीं, पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसको बाद में आप जाके क्वांटा कहोगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर बोसोन्स होता है, हिग्स बोसोन का आप नाम सुने होंगे। तो बोसोन जो होता है ये फोर्स कैरियर होता है, इसमें फोटोन होता है, ग्लूऑन होता है एंड WZ बोसोन्स होता है, ठीक है। फिर ग्रेविटॉन होता है। अब आप कहोगे ये सब नाम तो सुने ही नहीं है, आप कुछ सुने होगे कुछ नहीं सुने होगे, तो जान लो, ठीक है। हिग्स बोसोन है, ये मास टू पार्टिकल का वो देता है, थ्योरी देता है हिग्स फील्ड के थ्रू, ठीक है। हिग्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था। फिर एक एंटी मैटर होता है, पार्टिकल्स विथ अपोजिट चार्ज, इसमें पोजिट्रॉन इज एंटी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग लेप्टॉन देखे थे ना, तो इसमें -1 रहता था, अब इसमें कुछ तो प्लस वाला रहता होगा ना, इसको बैलेंस करने के लिए, वो एनर्जी के फॉर्म में, तो वो पोजिट्रॉन होता है, ठीक है। फिर एक टैक्यॉन होता है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल फास्टर देन लाइट पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल हम लोग किसको जानते हैं, फोटोन को जानते हैं, ठीक है। तो इससे भी ये फास्टर है, ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटरी ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक म्यून होता है, हेवी कजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोर्स ऑफ कॉस्मिक रे क्वेश्चंस, ठीक है, इससे पूछ लेता है। ताऊ जो है हेवीएस्ट लेप्टॉन है, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। ग्लूऑन जो है ये मेडिएट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन क्वार्क्स, ठीक है। अब क्वार्क्स देखोगे ना, तो अप एंड डाउन ऐसे रहता है, अब इसके बीच में ऐसे एनर्जी का वो जो चलते रहता है, तो ये जो बेसिकली मेडिएशन है वो कौन कर रहा है, ग्लूऑन कर रहा है। फिर फोटोन है, मासलेस क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं इसको, पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल। तो ठीक है, इतना हो गया फिजिक्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स का। एक बेसिक आप इसका आइडिया रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी अगर कुछ एग्जाम में आता है तो नाउ यू कैन कैटर ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल्स या फैक्टर डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ वोल्केनो एंड एरप्शन, ठीक है। तो देखो अगर सिलिका कंटेंट की बात करते हैं, सिलिका जब रहता है ज़्यादा या कम तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हाई सिलिका रहेगा तो मैग्मा जो होगा विस्कस होगा, ठीक है, तो एक्सप्लोसिव इरप्शंस होंगे, ठीक है, जिसे अभी के केस में हुआ है। लो सिलिका रहेगा तो फ्लूइड मैग्मा रहेगा, ठीक है, इसमें लावा जो है फ्लो करेगा वाटर की तरह। विस्कोसिटी कैसे होता है, तो हाई विस्कोसिटी ट्रैप गैस होते हैं, वो कैटास्ट्रोफिक इरप्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैग्मा है, इसका वेंट क्लोज्ड है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी भरा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करके फटेगा। लो रहेगा तो क्वाइट इरप्शन होगा, ठीक है। अगर अंदर में हाई टेम्परेचर है तो इसके वजह से लो विस्कोसिटी रहेगा और फ्लूइड लावा होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर है तो मैग्मा थिकर होगा, वायलेंट इरप्शंस होंगे, ठीक है। फिर गैस कंटेंट, अगर गैस रिच मैग्मा है तो एक्सप्लोसिव प्लूम बनेंगे, और गैस पुअर मैग्मा है तो जेंटल इफ्यूजन होगा, ठीक है। मैग्मा टाइप, अगर बसाल्टिक मैग्मा है तो फ्लूइड होगा, लेक्स एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है। एडेस्टिक एडेसिटिक है या फिर रेओलिटिक है मैग्मा, तो ये विस्कस होगा या हाईली एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है। अब देखो टेक्टोनिक की वजह से भी होता है, जब सबडक्शन जोन में रहता है तो वहाँ जनरली हाई सिलिका रहता है और एक्सप्लोसिव रहता है। जैसे अभी ये
हाईली गुबली वाला जो ब्लास्ट हुआ है वो सबडक्शन जोन में था। मिड ओशन रीजन में रहता है जो, वो बेसिकली बसाल्टिक होता है एंड फ्लूइड रहता है, ठीक है। जैसे रिंग ऑफ फायर आप पैसिफिक वाला जानते होंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ वोल्केनिक टर्म्स है जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे तेफरा, तेफरा किसको कहते हैं? फ्रेगमेंटेड मैग्मा को कहते हैं। इसमें आस रहेगा, लैपिली रहेगा, ब्लॉक्स रहेगा, छोटे छोटे छोटे, मतलब वो शीशा ग्लास के पार्टिकल्स कह सकते हो आप, ठीक है। फिर फाओ होई है, स्मूथ रोप लाइक लावा निकलेगा इसमें, ठीक है। रफ, फिर ब्लॉकी लावा निकलेगा, ठीक है। फिर पाइलोक्लास्टिक फ्लो, हाई स्पीड हाई टेम्परेचर गैसेस फ्लो होता है, ठीक है। एक लहर होता है, ये आर्टिकल में हम लोग कल भी देखे थे, तो ये मड फ्लो फ्रॉम वोल्केनिक डेब्रीज प्लस वाटर। फिर एक फ्यूमारोल होता है, ये गैस वेंट को कहते हैं, ठीक है। फिर प्लीनियन इरप्शन होता है, एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव वर्टिकल कॉल्यूम, एकदम हाईली जब होता है तो, ठीक है। हवाइयन इरप्शन, ये लो विस्कोसिटी विस्कोसिटी ब्लास्टिक फाउंटेन्स टाइप का बहता है, ठीक है। आराम से निकल के फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा रिलीज करते हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये एनएसएस निकालती है, नेशनल सैंपल सर्वे। पीएलएफ निकालती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आईआईपी निकालती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एएसआई निकालती है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर नेशनल अकाउंट्स, एसडीपी डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है। और ये कुछ इन्फ्लेशन डेटा सीट्स निकालती है, जैसे सीपीआई, आईडब्ल्यू वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है। लेबर ब्यूरो है इसका, उसके थ्रू। तो आप याद रखना है कि मॉस्पी कौन कौन सा डेटा निकालती है, ठीक है। फिर आरबीआई कुछ कुछ निकालती है, जैसे कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये दे देगा ना कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन रिलीज करती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मॉस्पी करती है, सीएसओ करती है, एनएसएसओ करती है, ठीक है। फिर वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट निकालती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। और एक और रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स, ठीक है। फिर सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये एनएसओ के अंदर ही अब आता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जीडीपी, नेशनल इनकम, आईआईपी, और एसएनए, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स वगैरह। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। वही दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया गया। कंडक्ट्स हाउस होल्ड सर्वे, कंजप्शन सर्वे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिलीजियस हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी इंडिकेटर्स वगैरह निकालती है। नीति आयोग है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स निकालती है, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकालती है, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडाइसेस कुछ कुछ निकालती है, ठीक है। लेबर ब्यूरो देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, यही सीपीआई आईडब्ल्यू निकालती है, सीपीआई एएल निकालती है, एग्रीकल्चर लेबर, एंड सीपीआई आरएल निकालती है, रूरल लेबरर्स वाला, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट सर्वेज वगैरह निकालती है। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी कुछ कुछ निकालती है, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट्स एंड वेस्टलैंड एटलास, ठीक है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट एंड फिजिकल एंड रेवेन्यू डेटा। सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट स्टेटिस्टिक्स निकालती है, ट्रेंडिंग ट्रेंड्स निकालती है, फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स वगैरह देती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ड्राउट एंड वेदर से रिलेटेड डेटा सीट्स को निकालती है, ठीक है। तो आप हम लोग इतना देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉस्पी को देख लेते हैं कि इसका जो उस वो है, जैसे ये पीएलएफएस हम लोग बात कर लिए, ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, एलएफ पीआर एंड डब्ल्यूपीआर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वगैरह निकालती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें कि फैक्ट्री परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, कैपिटल वॉजेज वगैरह देखती है। एनएसए जो है, नेशनल सैंपल सर्वे राउंड्स निकालती है, जिसमें कि कवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हेल्थ, माइग्रेशन, हाउसिंग कंडीशंस, एजुकेशन एंड सोशल कंजप्शन, ठीक है। फिर नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, ये जीडीपी एंड जीबीए वगैरह को देती है, ठीक है। आईआईपी में है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें मंथली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये मेजर करता है, ठीक है। एसडीपी है या एसजीडीपी है, तो स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये स्टेट लेवल इनकम एस्टिमेट्स होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टेटिस्टिक्स समझ गए, एंड अदर पब्लिकेशन जैसे वुमेन मैन स्टेटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ इंडिया वगैरह, ठीक है। अब हम लोग चूंकि आर्टिकल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर रहा था, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन इसका कहता है कि परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 प्लस, इधर वर्किंग और एक्टिवली सीकिंग वर्क,
ठीक है। तो इसको ये इसमें लेबर फोर्स में काउंट करता है, ठीक है। 15 प्लस, क्योंकि आप 15 के नीचे वो जॉब दे नहीं सकते, वो फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन वगैरह होने लगता है, ठीक है। तो अगर ये देखोगे ये फॉर्मूला कौन सा यूज करता है, तो लेबर फोर्स, ठीक है, बटे में वर्किंग एज पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके निकालता है। इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड सीकिंग फॉर वर्क, रिलीज बाय पीएलएफएस एनएसओ और मॉस्पी। जेंडर गैप सिग्निफिकेंस होता है यूज टू मेजर फीमेल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब 25 में कुछ देखोगे तो कुछ कुछ इंडियन स्टेट्स का देख लेते हैं। पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे रिलेटेड है। तो यंग वुमेन 15 से 29 ईयर्स बिहार में 8.8% है। इंडिया एवरेज में देखोगे तो ये 21.4% है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट है बिहार, उसके बाद है यूपी, सबसे हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश 44%, ठीक है। 44% 15 से 29 वुमेन आर एम्प्लॉयड इन हिमाचल प्रदेश। अगर ओवरऑल देखोगे, सो दिस इज बिहार 20.6%, ठीक है। इंडिया 33.7%, इंडिया का यहाँ भी लोएस्ट है। अब सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट देखोगे वुमेन का बिहार में, तो एग्रीकल्चर में है 77.8%, सेकेंडरी में 7.3%, टर्शियरी में 14.9%, ठीक है। इंडिया में देखोगे तो बेसिकली हायर शेयर देन मेन रहता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में 14.6%, टर्शियरी में 26.3%, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई 2023-24 का डेटा है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, उसके बाद नहीं आया है। तो बिहार में देखोगे टोटल फैक्ट्रीज है 3386, 1.3% ऑफ इंडियाज फैक्ट्रीज, ये सारा आर्टिकल्स में ही हमने लिया है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार देखोगे तो 1.17 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयड करता है, इतना इंडस्ट्री मिलके, जो कि 0.7% ऑफ इंडियाज फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब देखो बिहार में मॉस्पी का डेटा देखोगे, जीबीए स्ट्रक्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला, तो नेट स्टेट वैल्यू एडेड देखोगे तो सर्विसेज सेक्टर का 54.8% है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का 26.9% है, प्राइमरी सेक्टर का 19% है, ठीक है। तो ये कब का है, 2024-25 का है, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट देखोगे 24-25 में, तो एस्टिमेट था 3% ऑफ जीएसटीपी, बट एक्चुअल जो निकल के आया वो 9.2% ऑफ जीएसटीपी है, ठीक है। फिर स्टेट ग्रॉस रेट्स देखोगे रिसेंट में, तो तमिलनाडु जो है रिसेंट में देखोगे तो अप्रॉक्स 8 to 9% रेंज से रिसेंट ईयर में वो किया है, ग्रो किया है। बिहार जो है वो रैपिड रहता है, लेकिन वोलाटाइल, कभी बढ़ता है कभी घटता है, 10% के आसपास रहता है, ठीक है। अब हम लोग जो वो बिल की बात कर रहे थे, HECI बिल 2025, ठीक है। तो इसमें तीन मतलब कमीशंस की बात करी गई थी या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई थी जो कि एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था, यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। ये क्या क्या करता है, तो कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, ये ग्रांट्स रिलीज करता है, ठीक है। एक्रीडेशन फ्रेमवर्क्स देता है, जैसे आप सुनते होंगे कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े होगे वो B+ है, A++ है, या ऐसे कुछ, तो ठीक है, C है, वैसे ग्रांट्स एक्रीडेशन देता है। फिर डिक्लेयरिंग इंस्टीट्यूशन एज डीम्ड यूनिवर्सिटी या मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये 1987 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये रेगुलेट करता है टेक्निकल एजुकेशन को, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी वगैरह वगैरह को, ठीक है। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देता है, एक्रीडेशन नॉर्म्स बनाता है, करिकुलम फ्रेमवर्क्स बनाता है, ठीक है। फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये 1993 में हुआ था, ठीक है। ये टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, जैसे B.Ed, DELED वगैरह, M.Ed, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सेटलिंग स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम गाइडलाइंस। अब ये जो बिल आ रहा है ना, ये कह रहा है कि इन सबको हम लोग रिप्लेस करेंगे और एक बनाएंगे, ठीक है। इन सबको रिप्लेस करके एक बनाएंगे, सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल, ठीक है। अब इसमें जो प्रपोज है, एकेडमिक काउंसिल बनेगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए, रेगुलेटरी काउंसिल बनेगा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए, एग्रीडेशन काउंसिल बनेगा क्वालिटी एवोल्यूशन के लिए, फंडिंग काउंसिल बनेगा ग्रांट्स के लिए, और फोकस रहेगा ईज ऑफ रेगुलेशन, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग पे, ठीक है। लेकिन ये अभी लिम्बो में है क्योंकि अभी ये बिल आने वाला है, ठीक है। तो देखो हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स आज कवर कर लिए, ठीक है। तो आज थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि आर्टिकल्स कम थे और
कल वाले में अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। और इससे हम अभी क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बना पाए तो सही है, ठीक है। अदरवाइज आज के लिए यही रहेगा, और आई हैव सर्टेन वर्क्स टुडे टू डू एंड दैट इज अनअवॉइडेबल। सो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, नमस्कार।